बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज हम 14 चैप्टर शुरू करेंगे और इसका नाम है वेक्टर्स इन स्पेस। अब यहाँ वेक्टर्स आपने पढ़ने हैं। वेक्टर्स आपने फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है? वहाँ पे काफ़ी सारा हमने काम वेक्टर्स के ऊपर किया हुआ है। सो वेक्टर बेसिकली क्या था कि किसी चीज़ की डायरेक्शन बताई जाती थी, मैग्नीट्यूड भी होता था, डायरेक्शन भी होती थी। और ये वेक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे अगेन रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ना सोचते हुए भी हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो आप वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई गेंद फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलने में दौड़ना किस तरफ को है, ठीक है, गेंद किस तरफ को फेंकना है, ये सारे वेक्टर्स हमारे लाशऊर के अंदर अनकॉन्शियसली हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने किसी को ख़जाने का नक्शा बताना है, भाई ख़जाना हमारा जो है वो इधर है, तो फिर आपने डायरेक्शंस बतानी है, एरोज़ बताने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फिर अब देखें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ़िज़िक्स के अंदर जो फोर्स है, जो ग्रेविटी है, फिर वेट है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें वेक्टर्स ही इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर्स में ऐसी पावर है कि ये इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। सो वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, बुक से थोड़ी बहुत थ्योरी है, क्योंकि आपको पता है जब एक्सरसाइज करनी हो तो थ्योरी को पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ से देखें मैंने ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, यहाँ पे आपके पास स्केलर और वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन है। ये फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। स्केलर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड और साइड्स। ज़ाहिर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे हम मास कहते हैं तो मास मेरा जी 50 किलो है, तो 50 किलो जो है खाली क्वांटिटी बताने से ही वो चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे स्केलर्स होते हैं। लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है कि उसमें साथ डायरेक्शन भी होती है। अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड सो ऑन, एक्सेलरेशन, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर यही सारा कुछ है। वेक्टर्स ज़्यादा उसमें फिजिक्स में यूज़ होते हैं, 80-90% वेक्टर्स ही होते हैं, और जो स्केलर्स हैं बहुत थोड़े होते हैं। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखें इनको शो कैसे कराना है। देखें अगर हमारे पास ए से बी की तरफ कोई एक वेक्टर जा रहा हो, ठीक है, हम ए से स्टार्ट लेते हैं, बी की तरफ जाते हैं, तो ए बी वेक्टर जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं। ये इसको लिखने का तरीका है। लेकिन अगर सिंगल आपने वेक्टर लिखना हो, जैसे यू वेक्टर लिखते हैं, तो उसके नीचे फिर आप एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, या आगे आएंगे इसके अंदर। और ए ज़ाहिर है उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल के जहाँ पे एंड हो रहा है या जिस तरफ हम जा रहे होते हैं, और ए ज़ाहिर है का स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। अब देखें हमारे पास बेसिकली 2 डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो 2 डायमेंशनल चीज़ है। जब हम ज़मीन की सतह के ऊपर चल रहे होते हैं तो हम 2 डायमेंशनल काम कर रहे होते हैं। हम आगे को जाते हैं, पीछे को जाते हैं, ये 1 डायमेंशन है। आगे पीछे होना ये एक डायरेक्शन बनती है। फिर लेफ्ट होना, राइट होना, वो एक और डायरेक्शन है, एक और सिमत है उसकी। तो 2 डायरेक्शंस में हम ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम ऊपर की तरफ भी उड़ सकें, ठीक है, ऊपर की तरफ जा सकें, ज़मीन खोद के नीचे की तरफ जा सकें, तो एक तीसरी डायमेंशन भी बन जाती है, जिसको जेड एक्सिस भी कहते हैं, यहाँ पे आएगा। तो नॉर्मली जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है ना, जो हम पेज के ऊपर बना रहे होते हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हमारी 2 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम जी एक्सिस भी उसके अंदर बनाते हैं, जैसे कि अभी हम बनाएंगे, क्योंकि पहले नहीं आप लोगों ने पढ़ा हुआ, तो जी एक्सिस भी जब आ जाए तो ये 3 डायमेंशनल चीज़ होती है। और हमारी ये जो दुनिया कायनात अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, ये 3 डायमेंशनल है। अल्लाह ताला ने हमें इस 3 डायमेंशन में कैद किया हुआ है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 डायमेंशन से ज़्यादा भी डायमेंशंस हैं। चौथी डायमेंशन टाइम होती है, ठीक है, एंड सो वन, पता नहीं कौन कौन सी है, ऑलमोस्ट कहते हैं 11 डायमेंशंस है। और ज़ाहिर अल्लाह ताला इतने पावरफुल हैं कि वो इन सारी डायमेंशनों से बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए ये सारे डायमेंशंस क्रिएट की हुई हैं। तो बहरहाल ये वो बड़ी डीप चली जाती हैं चीज़ें। सो अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल सिनेरियो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आपको पता है वहाँ पे कोई एक पॉइंट शो करना हो तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह से हमारे जो वेक्टर्स हुआ करेंगे, उनकी जो पोजीशन हुआ करेगी, उसको हम 2 कोऑर्डिनेट से शो कराएंगे। सो देखें उसको फिर इस तरह से लिखते हैं, एक्स,
y और ब्रैकेट्स में बंद करते हैं उसको, और बाहर देखें u के साथ छोटा सा नीचे लाइन लगाई हुई है, पता चल रहा होगा कि ये हमारा, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितना दूर हैं, क्योंकि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात आती है तो फिर ओरिजिन उसके साथ आता है। तो बहरहाल ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखें काम इनके ऊपर जो करना है वो बहुत इजी है। इनके ऊपर काम हमने एडिशन करना है, वेक्टर्स को ऐड अप करना है। अब ऐड करते हुए ज़ाहिर बात है सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना एक ही बात आती है, इसको हम एडिशन की कैटेगरीज में लेते हैं। और कैसे ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल u वैक्टर है आपके पास x1 y1, v वैक्टर है x2 y2, उसके कोऑर्डिनेट हैं ये, तो उनको प्लस कैसे करेंगे, x x में ऐड होगा, y y में ऐड हो जाएगा, सिंपल। माइनस करना है तो x में से x माइनस, y में से y माइनस, सिंपल काम। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब किसी नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, तो वो भी यही होगा कि वो नंबर x के साथ भी आ जाएगा, y के साथ भी आ जाएगा। सो देखें अगर हम यहाँ a u कर रहे हैं तो a के साथ देखें x y, यानी a x के पास भी चला गया, y के पास भी चला गया, तो इस तरह से। और फिर एंड पे इक्वल वेक्टर्स की वो डेफिनेशन टाइप दे रहा है, और ये भी बड़ा सिंपल है। ज़ाहिर है इक्वल तभी होते हैं जब दोनों चीज़ें बराबर हो, और दोनों चीज़ें कैसे बराबर होंगी कि इसका x कोऑर्डिनेट उसके x वाले के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, या हम उनको रखेंगे, उससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे एंड सो ऑन। तो बहरहाल ये बराबर होने की उसकी कंडीशन है। सो देखें इक्वल वेक्टर्स की वो डेफिनेशन भी यहाँ दे रहा है। इन अदर वर्ड्स टू वेक्टर्स u एंड v आर सेट टू बी इक्वल। तो यहाँ से आप ये इसकी डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स u और v कब इक्वल होंगे, इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी देखें ना, वेक्टर्स में यही दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, कि भाई आप किधर को जा रहे हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। उसके बाद ये आता है पैरेलल वेक्टर्स। ये हमारी एक्सरसाइज के लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में कई सवाल हैं जिसमें ये पैरेलल वेक्टर्स का कंसेप्ट जो है वो आता है। अब पैरेलल वेक्टर्स में वो ये कहता है टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कहता है एक जो है दूसरे का मल्टीपल बन जाए, एक जो है दूसरे के पहाड़े में आता हो, यानी एक वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से ज़रब दें तो वो दूसरा वेक्टर बन जाए, या उस वेक्टर को किसी चीज़ से डिवाइड करें तो वो दूसरा वेक्टर बन जाए। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर डिपेंड कर रहा हो, ऐसे कह सकते हैं, एक से दूसरा बन सकता हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। और उसको डायग्रामेटिकली हम इस तरह से भी शो कराते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ए बी वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, तो अगर ए बी वेक्टर को आपने माइनस में शो कराना है तो लाइन वही रहती है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, लेकिन आप क्या करते हैं, डायरेक्शन उसकी चेंज कर देते हैं। तो ये भी याद रखें, आगे एक आध सवाल में उसने कहा हुआ है कि भाई दो वेक्टर्स बनाएं, एक पॉजिटिव बनाएं एक नेगेटिव बनाएं, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन करने के लिए साइन उसका चेंज कर देंगे। तो ये भी है कि साइन चेंज किया जा सकता है। अब ज़ाहिर है इसको ए बी को 2 से ज़रब देंगे तो वो और उससे दुगना हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 गुना हो जाएगा। तो ये 3/2 का मतलब ये 1.5, ये अगर 1 है तो 0.5 और उसमें उसकी जो लेंथ है मैग्नीट्यूड है बढ़ा दें एंड सो ऑन। तो उस तरह से वो बड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना, क्योंकि डायरेक्शन सेम होना, तो फिर वो ज़ाहिर पैरेललिज्म के अंदर आ जाता है। तो पैरेलल को भी हमें याद रखना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये भी काफ़ी दफ़ा हमने ऑलमोस्ट हर सवाल में ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड वही है कि अगर वेक्टर दिया हुआ है ना, तो हमें उसकी एक सिंगल वैल्यू का नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है। मैग्नीट्यूड बेसिकली लेंथ ही है, लंबाई है, ओरिजिन से कितना दूर है या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना फासला है, वो मैग्नीट्यूड ही बताता है। और मैग्नीट्यूड के लिए बड़ा आसान तरीका है कि अगर आपके पास वेक्टर की शक्ल में आपके पास वो चीज़ मौजूद है, जैसे यू एक्स वाई, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है वाई कोऑर्डिनेट भी है, तो उसको आप क्या करते हैं कि एक्स और वाई दोनों के स्केयर्स लेते हैं, उनको प्लस करते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ये ऑलमोस्ट वही फार्मूला है तकरीबन जो हमारा वो डिस्टेंस फार्मूला है, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हम 9-10 में हम फाइंड किया हुआ है हमने। तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है कि एक्स और वाई दोनों के स्केयर्स लें, प्लस करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। और मैग्नीट्यूड की निशानी ये 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। अगर ओपी वेक्टर है तो आप उसको उस तरह से 2 लाइनें लगा दें, यू है तो उस तरह से 2 लाइनें लगा दें, तो ये मैग्नीट्यूड है। और डायग्रामेटिकली दिखाना हो तो अगर हमारा ये पी पॉइंट यहाँ पे है और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये हमारा ओपी वेक्टर है।
तो ओपी वेक्टर पी वेक्टर की ज़ाहिर पोजीशन होगी, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इधर से ये एक्स और इतना जो है वाई की तरफ से जो उसका डिस्टेंस बनता है। तो ये इस तरह से हम ज़ाहिर इस किसी पॉइंट को शो कराते हैं। तो ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि एक्स का स्क्वायर लें वाई का स्क्वायर लें तो वो हाइपोटेन्यूज के बराबर, ये आ रही है ना 90 डिग्री ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एक होती है, ठीक है। तो उस तरह से भी वो फार्मूला उसने लगाया हुआ है, यानी अगर आपने प्रूफ करना हो कि भाई ये कहाँ से आ गया मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए आप उसको बता सकते हैं कि ऐसे ये शक्ल बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल उसकी बनाएं, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर्स लेके प्लस करें और अंडर रूट लें तो हमारे पास ये जो वितर है या हाइपोटेन्यूज है ये फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से करके भी आता है। तो बहरहाल ये फार्मूला हमें आना चाहिए मैग्नीट्यूड का। अब आगे जो है ना वो 3 डायमेंशन के अंदर वो जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने वो 2 डायमेंशनल में पढ़ा कि जी एक वेक्टर जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ। अब हम उसको स्पेस में लेके जा रहे हैं। स्पेस में जाने का मतलब यही है कि आप ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, यानी 3rd डायमेंशन भी आएगी, जेड एक्सिस। तो यहाँ देखें उसने बनाया है, किधर गया हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब चूंकि जाहिर है कि हम पेज के ऊपर बना रहे हैं तो पेज के ऊपर तो 2 डायमेंशन ही दिखाई जा सकती हैं, तो तीसरी डायमेंशन दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा आप टेढ़ा कर लें। तो एक्स को हम इधर कर लेते हैं, वाई को नॉर्मली इधर को एक्स होता है ना हमारा, तो इधर वाई लें और जिधर नॉर्मली हमारा वाई कोऑर्डिनेट उधर, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो आपने इधर वाई कर देना, इधर जेड कर देना और एक्स बेचारे को कहना है कि आप इधर को आ जाओ। तो ये बहरहाल इस तरह से आपने ये याद रखना है कि आप ये शक्ल आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे बार बार यूज़ होती है बड़ी क्लासों में। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल। अब इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये उसने देखें बना के भी शो करवाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है हमारा, ये देखें ये वाला, तो ये इधर से लेके इधर तक का जो फासला है वो ज़ाहिर है कि एक्स एक्सिस से, एक्स की तरफ से कितना फासला है, वाई की तरफ से कितना है, जेड की तरफ से कितना है, वो हम ज़ाहिर है कैलकुलेशन करके तो उसका एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बना लेते हैं, या ABC जैसे भी लिख लें। अब ये जो हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर्स जो हमारे आ रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड, तो इनके ऊपर भी वही सारे ऑपरेशंस लगेंगे जो हमने वो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पढ़ा था। तो इसमें भी जब आपने ऐड करना है u और v वेक्टर, तो जाहिर है कि उनके x वाले कोऑर्डिनेट, y वाले, z वाले वो आपस में ऐड होंगे, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वही होगा कि अगर a नंबर से आप करवा रहे हैं मल्टीप्लाई तो a ने सब के पास चले जाना है, ठीक है, एंड सो ऑन। नेगेटिव किसी वेक्टर का फाइंड करना है तो आपने उसके साथ माइनस लिखना है और अंदर सारे कोऑर्डिनेट के साथ माइनस आ जाना है, ठीक है। डिफरेंस वही कि आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है तो सब्ट्रैक्ट भी उसी तरह से हो जाएगा। एक जीरो वेक्टर भी होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज़ाहिर है हमारा ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है एडिशन में आइडेंटिटी उसी को कहते हैं कि जिसको साथ लगाया जाए किसी वेक्टर के या किसी चीज़ के साथ, तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे अगर वो ऐड करवाते हैं ज़ीरो को तो ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेक्टर में, तो ये इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है ज़ीरो वेक्टर को। तो कई दफ़ा ये आ जाता है। इक्वालिटी भी ज़ाहिर है इक्वालिटी उसी तरह से होगी, एक्स एक्स के बराबर, वाई वाई के बराबर, जेड जेड के बराबर। तो ये भी हमारा वो पता है हमें कैसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर बेसिकली सिंपल सा काम ये होता है कि आप ज़ाहिर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाया है, तो आप उसके अंदर कोई एक पॉइंट लेते हैं और ओरिजिन को उस पॉइंट से मिला देते हैं और साथ ज़ाहिर एरो का निशान लगा देते हैं, तो ये एक वेक्टर बन जाता है। और ये वेक्टर जो है ये एक पोजीशन बता रहा होता है। देखें ना, फॉर एग्जांपल ये इसी को सामने रखें। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, अब ओरिजिन से इसको आप बताएंगे कि भाई ओरिजिन से वो कितना दूर है, ठीक है, और साथ आप तीर का निशान लगा दें कि भाई ओरिजिन से आपने इस तरफ को चलते हुए यहाँ पे पहुँचना है। ये नहीं चेक करना कि जो ओरिजिन से इधर को चल पड़े, साथ डायरेक्शन भी तो बताते हैं ना, वेक्टर यही तो होता है। अब इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये वाला OP, ये P पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो किसी जगह की पोजीशन को शो कराना विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ये भी कई दफ़ा आता है सवालों के अंदर, थोड़ा सा हल्का सा हमें उसका हिंट बताना पड़ता है। अब इसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो वाई है, ज़ाहिर है उसी तरह आएगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जी स्क्वायर सबको प्लस करें और स्क्वायर रूट ले लें। तो ये सिंपल सा इसका टॉपिक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये आता है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आपने पढ़ा होगा अब 9-10 में, या जब फिज़िक्स में हम पढ़ते थे कि एक फोर्स थी तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स किया था कि एक वेक्टर को उसके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना कि भाई वो वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, वाई एक्सिस की तरफ कितना है।
अब यही काम हमने यहाँ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस हैं, z x y z है, तो फिर x की तरफ उसकी कितना कंपोनेंट जा रहा है उस वेक्टर का, जो हमारे पास वेक्टर है, y की तरफ कितना जा रहा है, z की तरफ कितना जा रहा है, तो इनको हम कहते हैं ये हमारे उसके कंपोनेंट बन जाते हैं। अब कंपोनेंट शो कराने के लिए ना हमारे पास कुछ हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर बेसिकली कहता है इसमें यूनिट होता है, इसमें 1 होता है। अब यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शंस बताते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। जो एक्स एक्सिस की तरफ होता है ना, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है 1 0 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई और जेड 0 0 होता है। जब आप वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो वाई 1 है, एक्स और जो जेड है वो 0 होते हैं, और इसी तरह ये वाला। और एक्स एक्सिस की तरफ जो होता है ना, उसको आई से शो कराते हैं, ये पक्का याद रखना है। एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है आई, वाई की तरफ क्या होता है जे, और जेड की तरफ क्या होता है के। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और सारे ये यूनिट वेक्टर्स है ना, तो जब यूनिट वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो यूनिट ही आता है, 1 ही आंसर आता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये 1 है तो बाकी जीरोज़ हैं, तो 0 का स्क्वायर तो 0 0 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट वो 1 आ जाता है। तो जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स भी 1 होते हैं, ये याद रखना है। ये डायरेक्शंस हैं वो मैंने आपको बता दी। अब ये असल बात है जो सवाल के अंदर आपने बार बार इनको यूज़ करना है कि हमारा जो वेक्टर हुआ करेगा, जो सवाल में वेक्टर वो देगा वो इस शक्ल में देगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल वो लिखेगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो ऐसे करके ये पूरा एक वेक्टर दिखाया जा रहा होता है कि भाई वो एक्स एक्सिस की तरफ ये डायरेक्शन है, 2 का मैग्नीट्यूड है, और वाई की तरफ 3 का मैग्नीट्यूड है, और जेड की तरफ जो है वो 5 का मैग्नीट्यूड है, और आई जे के जो है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे। तो बहरहाल इस तरह से एक वेक्टर को जो है वो शो कराया जाता है। और फिर जब कोई वेक्टर हमारे पास आता है ना, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाते हैं, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल यू वेक्टर है, ये वाला यू वेक्टर है, और इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमें निशानी उसकी क्या बतानी है, उसके ऊपर का कैप लगा देनी है। ये जो ऐसे करके बना रहे हैं ना, ये कैप दिखाती है कि ये यूनिट वेक्टर है। हाल ही अब देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। अगर वेक्टर शो कराना है तो उसके नीचे आपने जस्ट लाइन लगा देनी है। जब यूनिट वेक्टर बनाना है तो यू लिख के वेक्टर लिख के उसके ऊपर कैप बना देनी है। तो कैप बनाएंगे तो ये यूनिट वेक्टर होगा, ये आपने याद रखना है। और यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला आपके सामने आ गए कि आपने क्या करना है, किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। मैग्नीट्यूड निकालना अभी हमने देख लिया, बहुत ही आसान है। वो जब मैग्नीट्यूड आ जाए तो उसको वो जो क्या उसका नाम है वेक्टर, उसके नीचे आप लिख दें उसको। तो ये भी हम सवाल करेंगे, बिल्कुल ईजी काम है, कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट उसके बाद जो है ना, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स, ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये वो वाली हैं और बहुत इजी हैं। यानी 2 वेक्टर्स आपने ले लेने हैं, यू और वी, डब्ल्यू भी बार बार आएगा अभी आगे। तो 2 वेक्टर्स का जो सम है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको मर्जी पहले रख लें, जिसको मर्जी आगे रख लें। यानी u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, ठीक है, ये कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव में आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं, तो तीसरा एक वेक्टर भी ले आए w, तो u प्लस वी प्लस w। इधर u और v के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, यहाँ v और w के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, क्योंकि वो चेंज करनी होती है। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि जैसे मर्जी प्लस कर लें तीनों को आंसर सेम आता है। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसमें देखें, पीछे हमने पढ़ा था नल वेक्टर, उसका 0 वाला। तो 0 वाला ज़ाहिर है किसी वेक्टर में ऐड होगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो ये जो 0 है इसको हम कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह u में माइनस यू ऐड कराने का मतलब क्या होता है कि u को आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें और u माइनस यू 0 होगा। और ये जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ इन्वर्स ऑफ द वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स की एडिशन का इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स अपोजिट उसका। और यहाँ पे देखें स्केलर किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन अंदर 2 चीज़ें हैं, v और w, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि इधर से आ रहा है लेफ्ट की तरफ से, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और यहाँ पे a और b 2 कांस्टेंट्स हैं, तो 2 कांस्टेंट के लिए हम वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 2 कांस्टेंट u वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी ज़ाहिर है हमें आनी चाहिए। अच्छा, आगे उसने ये सारी प्रॉपर्टीज़ के ना प्रूफ किए हैं। तो अगर किसी टाइम प्रूफ करने पड़े तो कर लेंगे, वरना ये लिखे हुए भी हैं, अगर आप करना चाहें तो सारा कुछ लिखा हुआ है। अब पता नहीं पेपर में ये आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, लेट्स सी क्या बनता है। तो देखेंगे इंशाल्लाह इसको बाद में भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तैयारी तो करें ना हम।
अच्छा जी, आगे वो डिस्टेंस फार्मूला दे रहा है। डिस्टेंस फार्मूला ये वही है जो हमने 9-10 में पढ़ा हुआ है कि हमारे सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब ज़ाहिर है यहाँ जेड एक्सिस भी आ जाएगा, तो उसमें 2 पॉइंट दिए हमें एक्स वाई जेड, उसका एक्स वाई जेड, तो उनका आपस में फासला कितना है। तो सिंपल वही फार्मूला कि x2 में से x1 माइनस और उसके ऊपर स्क्वायर, y2 में से y1 माइनस उसके ऊपर स्क्वायर, अब z आ जाएगा तो z2 में से z1 माइनस उसके ऊपर स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। तो वो फार्मूला था हमारे पास। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये भी हमें आना चाहिए। किसी एक आध जगह पे ये यूज़ हो जाता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में उसने करके बताया हुआ है। और उसके बाद में आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखें वही बात कि अगर लेट्स सपोज ये आपके पास वेक्टर है OP और ये x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस, तो हमारा ये जो OP वेक्टर है x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, y एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, उनके हमने नाम रख लिए हैं। x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा कहते हैं, y एक्सिस के साथ वो बीटा है और z एक्सिस के साथ गैमा है। तो अल्फा बीटा गैमा एंगल्स क्या हैं, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं किसके, उस वेक्टर के, ठीक है। और इनके हम कोसाइन फाइंड करते हैं, कॉज ऑफ दैट एंगल फाइंड किया जाता है। तो वो हमें यहाँ उसने बताया हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, और उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं, जो कि उसने आगे लिखा हुआ है। कहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये लिखा हुआ कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। आर मतलब वही के मैग्नीट्यूड, जो हमारे पास वेक्टर होगा हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, और एक्स कोऑर्डिनेट को ऊपर रख के नीचे और उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो कॉज ऑफ अल्फा आ जाएगा। कॉज ऑफ बीटा के लिए y ओवर आर हो जाएगा और कॉज ऑफ गैमा के लिए z ओवर आर हो जाएगा। ये भी बड़ा सिंपल है, आगे सवालों के अंदर ये यूज़ हो जाएगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, आखिरी चीज़ देख लें कि प्रॉपर्टी ये है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इनके जब आप स्क्वायर्स लेते हैं और उनको प्लस करते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये भी एक सवाल के अंदर प्रूव करने के लिए उसने कहा हुआ है। तो ये है जी सारी थ्योरी। अब उस सारी थ्योरी को यूज़ करते हुए अब हम एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज आ गई 14.1 और पहला क्वेश्चन देखें क्या है। यू वेक्टर देखें लिखा हुआ 3i 2j 5k, ज़ाहिर ऐसे करके लिखते हैं। v की वैल्यू दी हुई है और w दिया हुआ है, तो 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास। फाइंड द फॉलोइंग, क्या करना है जी, पहला पॉइंट u प्लस 2v प्लस w। सिंपल सा काम है कि इन 3 चीज़ों को हमने प्लस करवाना है। अब प्लस कराने के लिए v को 2 से ज़रब देनी है और u और w जो है वो वैसा ही है। तो चूंकि एक छोटा सा काम है तो एक ही स्टेप के अंदर उसको ले चलते हैं। तो आप लिखें पहले u प्लस 2v प्लस w करने लगे हैं। अब ज़ाहिर है पहले u है तो आपने u वेक्टर सारा लिख देना है, प्लस 2v है तो 2 लिख के ब्रैकेट में आपने सारा v लिख देना है, ठीक है, वो v वेक्टर। और आगे ज़ाहिर जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे ले आए, प्लस w, प्लस लिख के आगे w वाला लिख लें। अब जाहिर है कि इसमें थोड़ा सा काम कर लें, एक तो पहले वाले को कुछ नहीं करना, वैसे ही रहने दें। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2i 2 5 10 माइनस 10j और माइनस 2k, वो देखें ये आ जाएगा। साथ ये सारे जो अपने उनके साइन हैं उनके साथ वो आ जाएगा। अब बस आपने i वाले इकट्ठे कर लेने हैं, j वाले और k वाले। सो 3i ये है, 2 ये है, 3 और 2 5 हो गए, और 5 में से ये 4 माइनस कर लें तो देखें 1। 2j है और माइनस 10j है, तो 2 में से माइनस 10 करें -8, -8 और -1 -9, ठीक हो गया। और k की तरफ चलेंगे तो -5k, -2k, -7 हो गया, -7 और देखें +7, ये ख़त्म हो जाता है। तो k पार्ट जो है वो 0 आता है। आप 0k भी लिख सकते हैं या उसको लिखा ही ना तो कोई मसला नहीं है। तो ये इसका देखें आंसर बन जाता है, सिंपल काम हो गया। नंबर 2, v -3w, बिल्कुल सिंपल वही काम के v में से -3w करना है। v को आप लिखें -3 लिख के और अंदर w की वैल्यू लगा दें। अब जाहिर है कि आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है 3 से मल्टीप्लाई कराते कराते फिर आपने माइनस का साइन भी चेंज करवाना है। 3 4 12 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इस तरह से करके चलेंगे। 3 से मल्टीप्लाई भी होता जाएगा। फिर i वाले पार्ट इकट्ठे करें, 1 और 12 मिलके 13 -5 और ये +3 करेंगे -2 एंड सो ऑन, जैसे हम करते हैं तो इसका आंसर भी बन जाता है। आगे लिखा हुआ है 3v + w, 3v करना है, उसमें से w ऐड करना है और उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी मॉडुलस लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो 3v + w लिखें, 3 × v लिखें प्लस w लिख दें,
3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, साथ इसको साथ ही लिख लें जैसा है, और फिर उसी तरह i में से i, j में से j जैसा है वैसे ही कर लिया। अब ये हमारा बन जाएगा 3v + w। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कि i वाला जो कंपोनेंट है उसका जो कोएफिशिएंट है उसकी बात हो रही है, -1, तो -1 का स्क्वायर लें, -16 है उसका स्क्वायर, +4 है उसका स्क्वायर कर लें। तो स्क्वायर्स लेके, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो 273। देखें अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड करना जो है वो आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह की सिंपल वाली चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v। v वेक्टर जो दिया हुआ होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड अभी हमने सीख लिया कैसे करते हैं। एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस, पीछे पढ़ा ना कंसेप्ट डायरेक्शन कोसाइंस, वो भी फाइंड करें, तो वो भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड की तरफ जाना है, वही 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड हम बना लेते हैं, और ये देखें आपके सामने मैग्नीट्यूड 49 स्क्वायर रूट बना, और जाहिर है कि वो फिर 7 आ जाता है। अब चूंकि डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने थे तो आपको पता है वही कॉज ऑफ अल्फा, कॉज ऑफ बीटा और कॉज ऑफ गैमा, वही हमारे डायरेक्शन को साइंस हैं। और फार्मूला मैंने बताया था कि एक्स कंपोनेंट ओवर उसका मैग्नीट्यूड। तो एक्स कंपोनेंट देखें क्या था, ये ज़रा पीछे वेक्टर लिखा हुआ दोबारा देख लें, ये उसका एक्स कंपोनेंट है 3। तो 3 ने ऊपर आना है, और नीचे जो मैग्नीट्यूड 7 आया वो, तो 3/7 -2/7 और 6/7। तो इस तरह से करके तीनों हमें मिल जाएंगे। बस ये है कि थोड़े से स्टेप्स बना दें साथ साथ, vx/v लिख के ऐसे, vy/v लिख के ज़रा ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना दें उसको। तो देखें कोई खास काम नहीं है, x कंपोनेंट ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे, y कंपोनेंट ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे, एंड सो ऑन। तो ये हमारे डायरेक्शन को साइंस बन जाते हैं। नंबर 2 में भी वही करना है, v वेक्टर है उसका हम मैग्नीट्यूड बनाएंगे। मैग्नीट्यूड इसका 6 आ रहा है, ठीक है, कर लेते हैं। उसके बाद इनके जो डायरेक्शन को साइंस हैं, अब -4/6, 4/6, 2/6, ठीक है, इस तरह से करके वो देखें फार्मूला भी साथ साथ लिखते जाएं, वैल्यू साथ साथ लिखते जाएं। तो कॉज ऑफ अल्फा ये आ गया, कॉज ऑफ बीटा ये आ गया, कॉज ऑफ गैमा ये आ गया। तो ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। आगे चलें, थर्ड वाले पार्ट में भी ज़ाहिर है वही कुछ है, वी वेक्टर है, और उसका पहले हमें मैग्नीट्यूड करना है। मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं, 100 बनता है, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे 10 आएगा। कॉज ऑफ अल्फा -6/10, उसको करें -3/5। कॉज ऑफ बीटा ज़ाहिर है वो जो 8 है तो 8/10 कर लें, ठीक है, तो वो 4/5 हो जाएगा। और कॉज ऑफ गैमा करना है तो के कंपोनेंट है ही नहीं, तो जब के कंपोनेंट नहीं है तो उसका 0 ले लें, तो 0/10 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टी फाइंड करना है सो दैट कि ये जो अंदर जो भी चीज़ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो = 13 है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इस चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वो कह रहा है। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड करते हैं, और देखें आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, के कंपोनेंट है, तो के कंपोनेंट के नीचे भी लाइन लगा लेते हैं। तो वही मैग्नीट्यूड लेने का फार्मूला 2 का स्क्वायर लें। अब जे के साथ ये है t-1, तो t-1 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, और फिर साथ इधर t है के साथ, तो t का स्क्वायर, और आपको पता है फिर स्क्वायर रूट भी लेते हैं। अब चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो उससे स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। और अंदर वाली जो है 2 का स्क्वायर 4, अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना है, तो ये 2 रकम है ना, a - b होल स्क्वायर। तो वो जो फार्मूला शुरू वाला होता है a² b² 2ab, ठीक है, a² b² -2ab, क्योंकि माइनस है। तो a का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और -2 × फर्स्ट × सेकंड, तो t × 1 2t ज़ाहिर आता है, और यह बड़ा t² आ जाएगा। और इधर 13, अब 13 को भी उठा के इसी साइड पे ले आए, माइनस हो जाएगा, ये t² 2t², और -2t, और 4 और 1 मिलके 5, और 5 में से 13 माइनस करें तो -8। और अभी भी देखें 2 इनमें से कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन ले जाके उधर 0 के साथ ख़त्म करवा दें, क्योंकि 0 से ज़रब तकसीम हो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब फैक्टर्स बनाएं या फार्मूला लगाएं, फैक्टर बन नहीं सक रहे यहाँ पे, तो फिर ठीक है, फार्मूला ही हमारा आखिरी हल होता है। तो फार्मूला लगाएं, -b, फार्मूला लगाना अब आपको आता होगा, + b का स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है, वही फार्मूला। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 है, 4 4 16, 2 माइनस प्लस हो गए, तो 17 आ गया। अब क्योंकि ये फर्दर हल नहीं होता तो इसको यहीं पे छोड़ दें, तो t की वैल्यू 1 ± 17 √2। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी कोई खास मुश्किल नहीं था, और क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल सिंपल छोटा सा सवाल है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करें।
तो मतलब इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो यूनिट वेक्टर का वही फार्मूला कि मैग्नीट्यूड ले लें और मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड करा दें, सिंपल सा काम। तो ये देखें, बात देखें, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं मैग्नीट्यूड ही बार बार डिफाइन हो रहा है। तो ये देखें, मैंने कहा था ना ये आता है बार बार। तो v का मैग्नीट्यूड उसी तरह -1 का स्क्वायर, 4 का, -8 का, तो वो किया हमने तो 9 आ गया। ठीक है, अब जाहिर है कि ये इसका फार्मूला यूनिट वेक्टर का कि जी वेक्टर ऊपर होना चाहिए और नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमने ऊपर लिख लिया, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब यही यूनिट वेक्टर है, चाहे आप ऐसे ही रहने दें या उसको 9 से हर अमाउंट को डिवाइड कर दें कि जी -1/9, 4/9, तो इस तरह से भी सही है। और ये ज़्यादा बेहतर ये होता है क्योंकि उसने कहा था यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो हमें उसको वेक्टर की शक्ल में बना के देना है। तो वेक्टर की शक्ल यही होती है, आई वाला पार्ट अलहदा होता है, जे अलहदा होता है, के अलहदा होता है। तो ऐसे करके ये देखें यूनिट वेक्टर बन जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वेक्टर दिया हुआ है, वी वेक्टर दिया हुआ है एंड डब्ल्यू वेक्टर भी दिया हुआ है, तीनों वेक्टर्स हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन। इस चीज़ के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें, मतलब कि इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करें क्योंकि उसी की डायरेक्शन कह रहा है। तो पहले हमें ये चीज़ बनानी है और ये बनानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी है। जो उसने कहा हुआ है वैसे आप ले चलें। तो 4u - 3v + 2w, तो उसी तरह से 4 लिख के अंदर u लिखें, -3 लिखें अंदर v को लिख दें, +2 लिखें अंदर w को लिख दें। बस एक दफ़ा लिख दें उसको सामने। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12। अब यहाँ जब करेंगे तो ज़रा साइन भी साथ साथ चेंज कर देने हैं। ठीक है, 2 3s are 6, 2 2s are 4, ये वैसे का वैसा ही। अब सीधे हो गए, 8 और 3 11, 11 और ये 6 मिलके 17, 17 आई। इसी तरह से जे और के को इकट्ठा कर लें, कैलकुलेटर साथ रख लें, प्लस माइनस करते जाएं। अब ये बन गया। अब ये क्या चीज़ बनी है, ज़ाहिर है एक सिंगल वेक्टर है, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है, ये वाला। अब इसकी हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। अब चूंकि नाम काफ़ी बड़ा है ना, तो चूंकि इसको वो फार्मूला बनाना होता है, लिखना होता है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्स वेक्टर, कि ये वाला हमारा एक्स वेक्टर है। कुछ भी नाम रख दे, ठीक है, एक्स वेक्टर। अब इसका ज़ाहिर है हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ज़ाहिर है एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो तरीका है, स्क्वेयर्स लें, प्लस करें स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट नहीं आता उस तरह से, तो रहने दें ऐसा ही। और इसका चूँकि यूनिट वेक्टर चाहिए, तो फिर उसका फार्मूला कि जी एक्स वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो 689 से सब को डिवाइड कर देंगे, 17 को, -12 को, तो सब के नीचे लिख लिया, तो इसका यूनिट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर। अब एक वेक्टर बनाना है हुज मैग्नीट्यूड इज 5। अब जब देखें कोई भी वेक्टर बनाना हो ना, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। जब पहले भी हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ वो दे रहा है, डायरेक्शन नहीं होगी हमारे पास, डायरेक्शन फाइंड करने पड़ेगी। अब डायरेक्शन वही है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर आ जाता है। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। सो मैग्नीट्यूड इज 5 एंड इज पैरेलल टू दिस वन। इस वेक्टर के वो पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब कि जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारे जो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हम बनाना चाह रहे हैं उसकी भी वही डायरेक्शन होगी। तो इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ये होगा, दोनों को ज़रब देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस वेक्टर को लेके स्टार्ट करते हैं कि गिवन वेक्टर हमारा ये है, लेट्स सपोज, फिर इसका नाम मैंने एक्स ही रख दिया है। तो उसका मैग्नीट्यूड पहले, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, सो हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब जो हमारा लेट्स सपोज y है जो हमने फाइंड करना है, y इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर, देन जाहिर है y का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 होगा। अब y का जो फार्मूला है वो यही होगा कि y वेक्टर फाइंड करना है तो उसके मैग्नीट्यूड को और उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। यूनिट वेक्टर पिछले वाले का हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं। तो मैग्नीट्यूड 5 है, यूनिट वेक्टर जो हमने ये वाला फाइंड आउट किया उसको उसकी जगह लगा दें। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि नीचे से तो वो कट नहीं रहा ना। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन। तो ये हमारा वेक्टर आ गया जो रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब इसको लहदा भी लिख सकते हैं, 15 ओवर दिस वन, 20 ओवर दिस वन। तो बहरहाल जैसे भी पीछे आंसर है उस हिसाब से आप लिख लें। और इसी का सेकंड पार्ट भी है। अब मैग्नीट्यूड 7 है और पैरेलल है इसके, बिल्कुल वही इस काम के जी लेट्स सपोज इसको लेके स्टार्ट करें, उसको x कह लें, उसका मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड हमने किया 3 आ गया और वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर बन गया। बार बार चीज़ वही रिपीट हो रही है। अब जो रिक्वायर्ड है लेट्स सपोज वो y है, उसका उसने मॉडुलस या मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो 7 है और वेक्टर फाइंड करने के लिए मॉडुलस को और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से सेम लिख लिया,
7 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारा वेक्टर बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मुकम्मल। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में कहता है जी यू वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन यू वेक्टर में देखें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, खाली एक्स है, ये शायद फाइंड करना होगा। वी वेक्टर दिया हुआ तो उसमें वाई नहीं है, ठीक है, और डब्ल्यू वेक्टर है उसमें के है ही नहीं है। चलें बहरहाल जो भी है, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये तीनों चीज़ें ट्राइंगल की तीनों साइडों को शो करा रही हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये जो एक्स और वाई थे ये जो इसके अंदर आ रहे हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं। अब चूंकि वो ट्राइंगल है तो थोड़ा सा फिजिक्स में जो वेक्टर पढ़े थे उसको गौर करें, या जहाँ पे भी कहीं वेक्टर पढ़े थे, वेक्टर में असल में वो एक रूल पड़ा था हेड टू टेल रूल। अब दो वेक्टर्स ऐसे हो ना कि जी यू वेक्टर ये जा रहा है, वी वेक्टर ये जा रहा है, तो उनका एक जैसे ऐसे मैं दोबारा बना लेता हूँ ऐसे करके, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो अब अगर और वेक्टर नहीं है तो इसको हम कहते थे एडिशन। एडिशन ये होता था कि आप इनका रिजल्ट चाहिए ना कि इस u और v का आंसर क्या आया है ऐड करने से, तो वो आप ग्राफिकली ऐसे करते थे कि एक नया वेक्टर ड्रॉ करते थे कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके टर्मिनल पॉइंट तक जाते थे, तो ये आपको रिजल्टेंट मिलता था। तो इसका मतलब कि ये तीनों ट्राइंगल के साइडें हैं तो एक जो है वो बाकी दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। दो को सम करेंगे वो तीसरे के बराबर आएगा। अब वो किसके बराबर आएगा हमें नहीं पता, अब ये तीनों पता नहीं कौन कौन है, तो उसके लिए छोटा सा टोटका है, ये देखें W में K है ही नहीं है। अब K क्यों नहीं है, क्योंकि देखें U वाला K और V वाला K, ये +3K है वो -3K है, दोनों को ऐड कराएं तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब कि U और V को प्लस करने से W आ रहा है, तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा। तो ये हिंट हम यूज़ करेंगे कि U + V = W। अब इसको यूज़ करें, U की वैल्यू लगाएं, V की वैल्यू लगाएं और W की वैल्यू लिख लें। अब चूंकि इक्वलिटी है, इक्वल वेक्टर्स हमने पढ़ा था कि x कोऑर्डिनेट के बराबर, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे देखें x कोऑर्डिनेट्स को आप इकट्ठा कर लें, x + 1, ठीक है, साथ i लिख दें, 2 और +y उसके साथ j लिख दें, और 3 और 3 ज़ाहिर है ये इकट्ठे होंगे, वो तो वैसे भी 0 हो जाने हैं। अब देखें i कोऑर्डिनेट को i कोऑर्डिनेट के बराबर रखें, तो x + 1 -2 के बराबर हो जाएगा, 2 + y जो है वो -3 के बराबर हो जाएगा, वो हमने कंपैरिजन करके लिख लेना है। अब यहाँ से x और y फाइंड हो जाएगा, +1 उधर गया -1 तो ये -3, और ये +2 उधर गया तो -2 मिलके -5, तो x और y की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाती है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट A B C एंड D R, ये मैंने शुरू में थ्योरी में बताया था, पोजिशन वेक्टर होता है, और पोजीशन वेक्टर वही है कि ओरिजिन से वो पॉइंट कितनी दूर है, ठीक है। वो थोड़ा सा मैंने बनाने की आइडिया वो देने की आपको कोशिश की, वैसे पेपर में सवाल में बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको आता है समझ है तो ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया कि जी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक z एक्सिस भी है, तो उससे ये हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कितना दूर है उस तरह से। तो ये उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, u पोजीशन वेक्टर A का है, v जो है वो B का है, इस तरह से करके। अब क्या करना है, शो दैट AB इज़ पैरेलल टू CD, या ज़ाहिर है A से B तक भी तो वेक्टर बन रहा होगा ना, C से D तक भी वेक्टर बन रहा होगा, तो हमने शो कराना है ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल शो कराने के लिए देखें, एक तो थोड़ा सा हम लिखते हैं, लेट O इज़ द ओरिजिन। अब ज़ाहिर है O से लेके A तक ये हमारा U वेक्टर बन रहा है ना, उसने बताया कि A का पोजीशन वेक्टर U है, तो O से लेके B तक V बनता होगा, O से C तक W बनता है, वो हम लिख लेंगे। OA जो है वो U वेक्टर है, OB जो है वो V वेक्टर है, और चूंकि हमें AB वेक्टर चाहिए तो एक थोड़ा सा नया काम आ रहा है कि A से B वेक्टर है, तो हमारा इसका रूल होता है B वाले पॉइंट में से A को माइनस कराते हैं, ठीक है। B आगे है ना, A पीछे है, तो B वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे उनमें से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे, यानी B का वेक्टर क्या था V, ठीक है, तो V में से U माइनस होना है, ठीक है, अगले में से पिछला माइनस होता है, ये याद रखना है, V - U। अब V वेक्टर लिख लें, माइनस आगे U वेक्टर लिख लें, माइनस उसके साइन चेंज करेगा, 7 में से 1 निकाल दें 6, 8 में से 2 निकाल दें 6, एंड सो ऑन, ये हमारा AB वेक्टर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने CD वेक्टर बनाना है। अब OC वेक्टर जो है वो W है, उसने बताया हुआ ओरिजिन से C तक वो W है, OD जो है वो Z है, तो हमें चूंकि CD चाहिए तो D किसका है, Z, तो Z - W होगा, ठीक है ना, D आगे है तो D आगे वाले वजह से पिछले वाला माइनस होता है, Z - W, तो Z की वैल्यू लिखें, माइनस आगे W लिखें, फिर वही माइनस जो है इसके साइन चेंज करेगा, और साइन चेंज होने के बाद जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ये वेक्टर बन गया। अब देखें पीछे जब पैरेलल का पढ़ा था कि भाई एक दोनों के पैरेलल हों तो उसके लिए रूल उसका पड़ा था कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल बन रहा हो।
अब देखें ए बी जो वेक्टर है वो ये आ रहा है 6i 6j 3k, यहाँ से देखें 3 आप कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया, अंदर ये आ गया। अब ये जो अंदर आया है ये देखें ये वही है जो ये वाला है, और ये क्या था हमारा CD, ठीक है। तो ये वाला जो अंदर वेक्टर है ये बेसिकली CD है, तो उसकी जगह CD लिख दें। अब ये देखें रिलेशन बन रहा है कि CD को वेक्टर को अगर हम 3 से ज़रब दें तो AB वेक्टर बनता है, तो फिर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल बन रहा है, तो दैट मीन्स के ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल इफ देयर इज अ स्केलर c सच दैट, ये तो वही बात कर रहा है जो अभी हमने ऊपर की कि दो वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल बनता है, v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, ठीक है, एक दूसरे का मल्टीपल बन रहे हैं। द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, जाहिर है कि उनकी सेम डायरेक्शन होती है अगर c पॉजिटिव हो, जैसे ये है ए और सी डी, ए बी और सी डी की सेम डायरेक्शन होगी यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा 3 है वो प्लस का आया है, अगर माइनस का आए तो फिर ज़ाहिर अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ये थोड़ी सी उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है सवाल शुरू होने से पहले, वो उसका मतलब यह है बच्चों को और थोड़ी सी थ्योरी जो है पहले समझा ली जाए फिर सवाल किया जाए। ओके, नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ए पार्ट में कहता है फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, दो वेक्टर फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ 2 होनी चाहिए। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का, अब पीछे रहेगी डायरेक्शन, पैरेलल टू द वेक्टर दिस, और वो इसके पैरेलल हों। अब यहाँ पे देखें दो करने हैं, पहले सिंपल काम के लिए तो पीछे सवाल भी किया कि भाई एक वेक्टर लेना है तो इसकी यूनिट वेक्टर ले लें, उसको इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन यहाँ दो वेक्टर बनाने हैं तो एक दफ़ा +2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, एक दफ़ा माइनस से कर लेंगे। डायरेक्शन चेंज करनी है तो पीछे पड़ा था, डायरेक्शन चेंज करनी हो तो आप माइनस कर दें, उसको साइन चेंज कर दें, वो हम काम करेंगे। तो काम वही है जो v वेक्टर लिया है, इसका पहले आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया तो v वेक्टर को उसके 6 मैग्नीट्यूड जो ये आया है उससे डिवाइड कर दें तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर है, अब यूनिट वेक्टर है जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो उसके जो जाहिर है कि दो वेक्टर्स बनाने हैं तो +-2 लिख के और उसके अंदर ये यूनिट वेक्टर लगा लें, क्योंकि एक दफ़ा प्लस के साथ वो एक और डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस के साथ दूसरी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो +2 के साथ ये सारा अलहदा कर लें, -2 के साथ अलहदा कर दें, तो 2 से +2 से ज़रब देंगे, इधर आ जाएगा -2 का मतलब उसके साथ साइन भी चेंज हो जाएंगे, और 3 पे डिवाइड हो रहा है तो 3 में ज़ाहिर ओवर में लिख लें, तो इस तरह से करके आपको ये दो वेक्टर्स मिल जाएंगे। मैग्नीट्यूड सेम है 2/3, 2/3, 4/3, 4/3, लेकिन साइन अपोजिट है, तो साइन अपोजिट से पता चल रहा है कि एक दूसरे के वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और बी वाला पार्ट है, इसमें कहता है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा, अल्फा फाइंड करें सो दैट कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, v और w पैरेलल हैं, वो पहले से उसने बता दिया। अब चूंकि वो पैरेलल हैं तो फिर पैरेलल होने की जो कंडीशन है वो हम इस पे लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू kw या w इज इक्वल टू v के, एक ही बात है, क्योंकि एक ने दूसरे का प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, वो पैरेलल है तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब v लिखेंगे, k अपने पास से लिखा है ना, कोई भी ABCD वगैरह लिख लें, और w जो है वो आगे उसके लिख लें। अब यहाँ पे भी आप कंपैरिजन करवाएं तो 1 इधर से कोएफिशिएंट 1 i वाला और इधर से कोएफिशिएंट k अल्फा, 1 इज इक्वल टू k अल्फा। दूसरा j का कंपैरिजन कराएं तो -3 इज इक्वल टू 9k, वो लिख लेंगे, और k का कंपैरिजन कराएं तो 4 और ये -12k, k भी साथ आना है ना, 4 इज इक्वल टू -12k। अब देखिए ये जो दोनों हैं यहाँ से आप k फाइंड कर सकते हैं, किसी एक को फाइंड कर लें, इसको ले लें, तो -3 इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो k इज इक्वल टू 3/9, तो 3 के पहाड़े में 1/3 बन गया, तो k की वैल्यू आ गई -1/3। अब इस वैल्यू को k को यहाँ पुट करें, क्योंकि जहाँ से हमें अल्फा फाइंड करना है, तो यहाँ k की जगह आप लगा दें, ये लिखें उसको, k की जगह -1/3, 3 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी साइन चला जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट सी पार्ट है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 5 है, यानी मैग्नीट्यूड 5 है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ दिस वन, अपोजिट का है, यानी कि ये डायरेक्शन जो इसकी है वही डायरेक्शन होगी लेकिन उसके अपोजिट साइड पे, यानी कि साइन चेंज कर लेंगे। सो सेम सवाल है पिछले सवालों की तरह, तो ये वेक्टर जो है v वेक्टर हमारे पास मौजूद है, हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड आपके सामने है, 14 स्क्वायर रूट आ गया, और उसकी यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो ज़ाहिर है 14 स्क्वायर रूट से उस वेक्टर को डिवाइड कर दिया। अब लेंथ ज़ाहिर है नए वेक्टर की 5 होनी चाहिए, सो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो -5, बस ये फ़र्क पड़ना है क्योंकि हमें अपोजिट डायरेक्शन चाहिए, तो माइनस लगा लें, 5 लिखें और साथ ये यूनिट वेक्टर। नॉर्मली वैसे माइनस जो है ना इसके साथ होना चाहिए, लेकिन जो बड़ी अमाउंट होती है तो बाहर ही लगा लेते हैं ताकि ज़रा इम्पैक्ट जो है आराम से नज़र आए कि कैसे हो रहा है।
ठीक है। तो -5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस के साथ उसका साइन भी चेंज हो गया, तो ये हमारा आंसर बन जाता है सी पार्ट का। आगे चलें जी, डी पार्ट में क्या है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करना है सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और उसमें देखें ए और बी जो है वो लिखा हुआ है और पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने की जो निशानी है वो हमने पीछे भी यूज़ की थी, v इज इक्वल टू के डब्ल्यू, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है। तो v को इधर लिखें k और साथ w इधर लिख लें। अगेन वही बात है कि इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, w इज इक्वल टू के वी भी कर सकते हैं, उस तरह से भी आंसर सेम आता है। तो बहरहाल ऐसे करके लिख लिया। फिर वही कंपैरिजन करना है, आई वाला पार्ट आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो जब आई वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इधर से 3, इधर से के ए, जे के साथ करेंगे -1 और इधर से के बी, और इधर से करेंगे तो 4 और इधर से -2 और ये के। और ये इसको पहले कर लें क्योंकि ज़ाहिर है यहीं से आपको इस के की जो वैल्यू है ये वाले के की वो फाइंड हो जाएगी। सो 4 इज इक्वल टू -2 के, वो हमने लिख लिया, ठीक है। ये के असल में ये वाली डायरेक्शन नहीं है, ये वाला के है। आई थिंक यहाँ पे ना कुछ और लेट कर लेना चाहिए, लेट सपोज जो है वो डी या अल्फ़ा बीटा गैमा, कुछ भी, कोई भी चीज़ लेट की जा सकती है। सो बहरहाल के की वैल्यू जो है -2 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो 2 2s are 4, तो के की वैल्यू -2 आ गई। अब ए और बी फाइंड करना बड़ा ईजी है। जो पहला कंपैरिजन था 3 इज इक्वल टू के ए, वो आप लिखें और उसमें k की वैल्यू -2 लगाएं, वो जाके डिवाइड होगी तो देखें a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर जो दूसरा कंपैरिजन था -1 इज इक्वल टू के बी, वो आप लिखेंगे, k की वैल्यू फिर -2 पुट कराएं, माइनस माइनस कट गया, 2 जाके डिवाइड हुआ तो b की वैल्यू 1/2। सो देखें ये दोनों वैल्यूज हमें इस तरह से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, अ स्पेस क्राफ्ट यानी कि हला में एक जहाज जो है वो जा रहा है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। स्पेस उसने इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि इसमें पॉइंट में वो z कोऑर्डिनेट भी मौजूद है। तो इस पॉइंट a पॉइंट से लेके उसने b पॉइंट तक जाना है इन किलोमीटर्स, और ज़ाहिर है जो भी उसकी जो डिस्टेंस बनेगा वो किलोमीटर्स में होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर्स, वही कि जी ए पॉइंट से बी तक जो वेक्टर बनता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना, एक जगह से आप दूसरी जगह चले गए, ठीक है, फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए। तो सिंपल काम है, वेक्टर बना लें, उसका मैग्नीट्यूड ले लें। सो वेक्टर बनाना है ए से बी की तरफ, तो मैंने बताया था जब ए बी वेक्टर बनाना हो तो बी माइनस ए करते हैं, बी वैल्यू में से ए वाली वैल्यूज माइनस करते हैं। सो 130 -120 210 -240 इस तरह से करके लिख लें। यहाँ पे ज़ाहिर वो प्लस हो जाएगा और ये करेंगे तो ये देखें उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए बी वेक्टर के। अब पूरा वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 10i - 30j लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड की तरफ चले जाएं। तो 10 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 130 का, और देखें इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 17900 आएगा, और चूंकि 100 है तो 100 का 10 स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है। कैलकुलेटर में भी आपको ये वैल्यू मिल जाती है। तो इतने किलोमीटर, क्योंकि यही मैग्नीट्यूड था, यही उसकी लेंथ थी, ये उसने फाइंड करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। ये भी आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था कि डायरेक्शन कोसाइंस बनाने थे, उसके लिए भी जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका जो x कोऑर्डिनेट ओवर मैग्नीट्यूड वो कॉज ऑफ अल्फा है एंड सो ऑन। सो u वेक्टर जो है वो दिया हुआ है, उसका हम मैग्नीट्यूड करने की तरफ चलेंगे, सिंपल वही प्रोसेस मैग्नीट्यूड का। और जो कि कॉज ऑफ अल्फा क्या है, -6/7, ठीक है ना, जो उसका अपना कोऑर्डिनेट है। 3/7 ये कॉज ऑफ बीटा हो जाएगा, 2/7 हमारा कॉज ऑफ गैमा हो जाएगा। तो बिल्कुल 2-4 स्टेप, ये शॉर्ट सवाल ज़ाहिर बनेगा 2 नंबर वाला। इसी तरह जो v वेक्टर है उसका भी हमने जो है मॉडुलस फाइंड आउट कर लेना है। मैग्नीट्यूड निकल आया 45 है तो वो 9 × 5 होता है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। और फिर कॉज ऑफ अल्फा, कॉज ऑफ बीटा एंड कॉज ऑफ गैमा। और यहाँ पे ये है कि ये डिवाइड हो सकते हैं। 5 है ना, तो 5 बेसिकली 2 दफ़ा, ये मैं कई दफ़ा कहता होता हूँ कि ये जो स्क्वायर रूट है ये हाफ चीज़ होती है, आधी चीज़ होती है। कंप्लीट चीज़ को आधा कर सकते हैं, तो एक 500 कट जाएगा और एक 500 ऊपर आ जाएगा, और उस तरह से आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पीछे आंसर उसने इस शक्ल में दिया हुआ है। तो ये चीज़ हो गई। और ये थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी p और q जो है उसके जस्ट कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो उसी तरह p q वेक्टर बना लेंगे पहले, 11 - 9 6 - 3, क्योंकि अगले में से पिछला माइनस होता है, ये उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसका मैग्नीट्यूड बना लेंगे, मैग्नीट्यूड बनाया और फिर जाहिर है x कोऑर्डिनेट 2 था तो 2/7,
3/7, 6/7 वो उसके कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा बन जाते हैं। लो जी, आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल, ये ट्रिपल एंगल्स हैं, कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। यानी ये भी अभी जो हमने कॉज ऑफ अल्फा, कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ गैमा किए हैं, ये डायरेक्शन एंगल्स ही थे। अब डायरेक्शन एंगल्स उसने दे दिए हैं, ठीक है ना। एंगल कैसे बनता है, कॉज को उठा के उधर ले जाए, कॉज इनवर्स 2/7, तो प्रॉपर कोई एक एंगल आता है, तो वो एंगल्स उसने हमें यहाँ दे दिए। तो कहते हैं ये चेक करें कि क्या ये एक सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स बनते हैं कि नहीं। अब वो पीछे मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि तीनों डायरेक्शन एंगल्स का जो सम है स्केयर्स का, कॉस स्केयर अल्फा, कॉस स्केयर बीटा, कॉस स्केयर गैमा, ये 1 के इक्वल होता है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम चेक कर लेंगे कि क्या इनके ऊपर ये होल्ड करती है कि नहीं। अगर करती है तो फिर वो उस वेक्टर के हैं, अगर नहीं करती तो फिर नहीं है, सिंपल बात। तो ये फार्मूला हमने यहाँ लगाना है। तो फार्मूला लिखा, अल्फा की जगह 45, बीटा की जगह भी 45 और 60 जो है वो गैमा की जगह, यही तीनों एंगल्स थे। इनको हम चेक कर लेते हैं। अब cos 45 आपको पता है 1/2 स्क्वायर रूट, वो जो टेबल में कहता था याद करना है आपने, ट्रिग्नोमेट्री वाला, नहीं याद तो कैलकुलेटर से ले लें, ठीक है। 1/2 स्क्वायर रूट, ये 1/2 स्क्वायर रूट, और cos 60 1/2 होता है, ठीक है। वो टेबल को दोबारा ज़रा एक दफ़ा देख लें। और स्क्वायर्स लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 4 होना चाहिए, जो कि मैंने क्यों नहीं किया। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आता है, तो फिर उस हिसाब से ये बनता होगा, मैंने असल में चेक नहीं था किया। अब 1/2 और 1/2 तो 1 हो जाता है, क्योंकि ये भी हाफ है ना, आधा और आधा मिलकर पूरा कंप्लीट, और ये 1/4 है साथ, तो 1/4 ऐड होगा। तो वैसे भी अब ज़ाहिर 1 से ऊपर ही जा रहा है ना, सिर्फ 1 आंसर आना चाहिए था, ये नहीं था आना चाहिए। तो इसका मतलब कि वो होल्ड नहीं करती ये चीज़, लेकिन बहरहाल कर लें, 4 1 4, 4 और 1 5, 5/2 बन जाता है आंसर, ठीक है। अब ज़ाहिर ये 1 नहीं आया, एग्जैक्टली 1 आना चाहिए था। सो हम कहेंगे कि दीज आर नॉट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ सिंगल वेक्टर। जो उसने वो लाइन बोली हुई थी, उस लाइन को लिख दें कि भाई नॉट है, ये लाइन नॉट है, ठीक है। इसी तरह से ये 3 एंगल्स हैं, उनको भी आप कॉस के उस फार्मूले में लगाएं, उनकी वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है। cos 30, cos 45, cos 60। अब स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे 4, ये नीचे कट जाएगा, नीचे उसका 4, एलसीएम लें तो फिर वो 6/4 बनता है। ये फिर एग्जैक्टली 1 नहीं आया, तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि ये जो तीनों एंगल्स हैं एक सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स नहीं बनते, ठीक हो गया। तो ये भी काम हो गया। और इसी तरह से ये लास्ट वाला है, तीनों एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स लिखें, उनकी वैल्यूज़ लगाएं। ये 1/4 होगा, ये सिर्फ 2 होगा। आप एलसीएम लेंगे ना तो ये आएगा 1। अब ये जब 1 आएगा कि हम कहेंगे कि ये जो तीनों एंगल्स हैं 45, 60, 60, ये डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं किसी एक सिंगल वेक्टर के। तो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको ज़ाहिर थोड़ा पसंद आया होगा, तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, जो फर्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं, ज़रा मेरा भी भला हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।